Good morning, guys. We'll start with our lecture. लास्ट टाइम कंप्यूटर ग्राफिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था हम लोगों ने. सर्टन सॉफ्टवेयर्स विच इज़ रिक्वायर्ड, उसका क्या पर्पस होगा, कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो सब पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था. नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पार्ट. एंड आई होप आप लोगों ने नोट्स ले लिया है. नोट्स मिला ना आप लोगों को गाइस? हेलो, नोट्स मिला ना? हेलो. कर रहा हूँ। हाँ, देखो एक बार, मैंने शायद डाला था, मुझे याद नहीं है. नो सर, फाइल्स में निकाला नहीं है। मतलब फाइल्स में नहीं है, नोट्स नहीं है. नो सर। ओके ओके, ठीक है, तो मैं ऐड कर देता हूँ. आई हैव अपलोडेड नोट्स ऑन योर टीम. आप जाके चेक कर सकते हो, देख लेना, अभी आपको मिल जाएगा नोट्स. सो सेम हम लोग यहाँ पे रेफर कर रहे हैं. आई होप पीडीएफ इज विजिबल. पीडीएफ विजिबल है ना सबको गाइस? यस सर। Yes, sir. या यस सर। हाँ, सो नोट्स अपलोड हो गया है. अभी हम लोग ये जो डिस्कस कर रहे हैं वो सेम वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल है. सो फर्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसके पहले का ये टाइप्स ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स जो अगर हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर डिज़ाइनिंग एनिमेशन पर्पसेस, वो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे. लाइक वी हैव मैनी सच सॉफ्टवेयर्स, types of graphic software. So as you can see, we have some of the softwares which we used for image modify करने के लिए, एनिमेशन के लिए. वेब सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जो हम लोग वेबसाइट्स के ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. अलग से डायग्राम बनाने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो डायग्राम के बेस के ऊपर देन हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे. So we have many such softwares, 3D Studio Max, 3D Studio, then Maya, Lightweight 3D, Photoshop, Adobe का Premiere सॉफ्टवेयर जो है वो, Animator Studio है. Then there are many such softwares available. और हर एक में अगर आप देखेंगे, there are few popular softwares जो ज़्यादातर मूवीज़ में भी यूज़ करते हैं और उसी का सबसे ज़्यादा डिमांड होता है. सो आपको बहुत सारे प्लेसेस पे कोर्सेज भी उसी के रिलेटेड मिलेगा, बिकॉज काफ़ी कुछ एडवांस फीचर्स उन्होंने वहाँ पे प्रोवाइड किए रहते हैं. सो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि फॉर आर आई टी ऑल्सो यू हैव दैट ऑप्शन ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, कि अगर आपको डेवलपमेंट नहीं करना है, सो जो गेम एनिमेशंस जो होते हैं, गेम डिज़ाइनिंग्स होते हैं, या मूवी में एनिमेशंस जो करते हैं, वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स आप इजीली सीख सकते हो. इट टेक्स 3 to 4 months डिटेल में वो सॉफ्टवेयर सीखने के लिए. बट वंस यू आर डन विद दैट, देन आपको लाइफ टाइम वही सेम सॉफ्टवेयर पे काम करना रहता है, और उसके जो अपडेट वर्जन्स आएंगे या उसके जैसे कोई सिमिलर उससे बेटर सॉफ्टवेयर्स रहेंगे वो, सो आप बहुत इजीली वो सीख सकते हो. ओके, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट इज ग्राफिक्स डिवाइस. सो यहाँ पे आपको दिया है ग्राफिक्स डिवाइस इज समथिंग वेयर यू कैन प्लॉट, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, विंडो ऑन योर कंप्यूटर एक स्क्रीन डिवाइस बना सकते हैं, पीडीएफ फाइल बना सकते हैं, पीएनजी या जेपीजी टाइप इमेजेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, या फिर एसवीजी फाइल्स जो हम लोग बनाते हैं, वैसे कोई स्केलेबल वेक्टर्स. देखो, वेक्टर इमेजेस हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था वी हैव 2 types ऑफ इमेजेस. वन इज वेक्टर इमेज और एक रास्टर इमेज होता है. रास्टर इमेज आर दोस्त जिसको अगर हम लोग स्ट्रेच करेंगे तो पिक्सेलेट हो जाता है. एंड वेक्टर इमेजेस आर वन जिसको आप कितना भी स्ट्रेच करो पिक्सेलेट नहीं होता है, राइट? सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो वी आर टॉकिंग अबाउट एसवीजी फाइल, दैट इज स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, जिसको आप कितना भी स्ट्रेच करेंगे या फिर अलग अलग पर्पस के लिए इन शॉर्ट आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसका क्वालिटी इमेज का जो रहेगा वो मेंटेन रहेगा, क्लैरिटी जो इमेज का रहेगा वो मेंटेन रहेगा. सो दैट इज द मेन बेनिफिट वाई एसवीजी टाइप्स ऑफ फाइल्स. देन उसके बाद अगर आप देखेंगे, द मोस्ट कॉमन प्लेस फॉर अ प्लॉट टू बी सेंट इज अ स्क्रीन डिवाइस, जहाँ पे आपको बोला है ऑन मैक आप कैसे करेंगे, विंडोज़ पे कैसे करेंगे, वो बेसिक पॉइंट्स दिया हुआ है. ओके, ग्राफिक्स डिवाइस के बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है.
कि हम लोग कहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं। आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस जनरेट करने हैं तो कैसे करेंगे। देन पिक्सेल्स क्या होता है। सो अगर आप देखेंगे अ ग्राफिकल डिस्प्ले इज कंपोज्ड ऑफ स्क्रीन और अ पैनल दैट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेल्स और डॉट्स होते हैं, सेल होते हैं या डॉट होते हैं, और ये जो सेल या डॉट्स होते हैं इसको हम लोग पिक्सेल्स बोलते हैं, राइट। और ये पिक्सेल्स के ऊपर हम लोग अलग अलग लाइटिंग इफेक्ट्स डालते हैं, आरजीबी कलर्स अप्लाई करते हैं, और उसके हिसाब से आपका ओवरऑल जो पिक्चर है वो चेंज हो जाता है। बिटमैप डिस्प्ले क्या रहेगा, रास्टर स्कैन डिस्प्ले होगा ये। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वन वे दैट डेटा कैन बी फॉर्मुलेटेड फॉर डिस्प्ले बाय द कंप्यूटर इज थ्रू अ टेक्निक नोन एज रास्टर स्कैन डिस्प्ले और बिटमैप्ड डिस्प्ले। यूजिंग दिस अप्रोच द कंप्यूटर contains an area of memory that holds all data that are to be displayed. So ये होगा एग्जाम्पल क्या दिया आपको यहाँ पे। अगर आप देखेंगे वी हैव CRT मॉनिटर्स। पुराने टाइम में जो हम लोग CGA VGA SVGA मॉनिटर्स यूज़ करते थे, या टीवी वो एकदम बड़ा सा डब्बा टाइप जो मॉनिटर्स होते थे कंप्यूटर के साथ में, दोज आर द CRT मॉनिटर्स। सो वो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि उसके ऊपर आपको ये सेम प्रॉब्लम आता है। देन इंटरैक्टिव ग्राफिक्स सिस्टम्स जो होते हैं उसके कंपोनेंट्स क्या रहेंगे, वन वी हैव अ ग्राफिक्स हार्डवेयर एंड सेकेंड वी हैव दैट इज ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। सो ग्राफिक्स हार्डवेयर में तो ऑफकोर्स हम लोग के ग्राफिक कार्ड आएगा। देन वी हैव इनपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस, डिस्प्ले डिवाइसेस रहेंगे, एंड इन सॉफ्टवेयर्स वी हैव डिफरेंट पैकेजेस ऑफ प्रोग्रामिंग। We have some programming packages और special purpose applications होता है। So I want you to just study this diagram for 2 minutes, उसके बाद we'll continue on the discussion. So एक बार आपको diagram clear रहेगा तो हम लोगों को समझना easy पड़ेगा। Okay, so I hope at least एक बार तो आपने ध्यान से diagram देख लिया रहेगा। So as you can see in interactive graphics system we have software as well as hardware. सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में क्या आएगा, ग्राफिक्स इनपुट डिवाइसेस रहेंगे, जैसे जिसके थ्रू मैं कोई एक इमेज ड्रॉ कर सकता हूँ, कोई एक इमेज डिस्प्ले कर सकता हूँ। स्टोरेज प्लेसेस रहेंगे वेयर वी आर गोइंग टू स्टोर ऑल द ग्राफिक्स विच वी आर गोइंग टू डिज़ाइन, और उसके लिए सॉफ्टवेयर्स लगेंगे। सॉफ्टवेयर्स मतलब लाइक वी हैव अ फोटोशॉप, सो दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर। वी हैव सम वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, सो वो रहेगा। अब वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स को रन करने के लिए वी रिक्वायर्ड वन डेडिकेटेड रैम, ग्राफिक्स कार्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दोज आर द हार्डवेयर पार्ट ऑफ द सी। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पुराना वे में कैसे चलता था वो बताया यहाँ पे। सो वी हैव अ डिस्क मेमोरी, मतलब अ स्पेस और व्हाट वी से हार्ड डिस्क। उसके आगे ये आपका CPU है। देन वी हैव अ प्लॉटर, प्लॉटर मतलब जो एक स्कैनर टाइप चीज़ होता था वो है यहाँ पे। देन उसके आगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव अ रास्टर डिस्प्ले प्रोसेसर, और वो जो है इट इज़ कनेक्टेड टू CRT एज वेल एज फिल्म रिकॉर्डर। सो अगर आपको डायरेक्टली रिकॉर्डिंग अगर करना है सो ये रिकॉर्डर पे जाएगा, और डायरेक्टली अगर आपको आउटपुट यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई मूवी का रिकॉर्डिंग देखते हैं, सो आपने देखा रहेगा कि टीवी पे जो जो शूटिंग चल रहा है वो कैसा एक्चुअल में दिखेगा वो दिखते जाता है, एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसका रिकॉर्डिंग भी कहीं पे स्टोर होता है, राइट। सो दैट इज दिस पार्ट। देन आफ्टर दैट वी हैव इनपुट डिवाइसेस फॉर ऑपरेटर इंटरैक्शन। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको बेसिक थियरी दिया हुआ है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ रहेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये पूरा जो है उसका समरी यहाँ पे। सो इफ़ यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस डायग्राम, ऊपर जो भी कुछ लिखा है वो यहाँ पे आपको इजीली समझेगा। सो वी हैव अ ह्यूमन एंड उसके साथ मशीन है। सो क्या होगा, ह्यूमन के पास क्या होगा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी ह्यूमंस के पास है। बेस्ड ऑन दैट दे कैन इंटरैक्ट विद द मशीन। सो क्या होगा यहाँ पे, मोटर रिस्पॉन्स होगा जो कंट्रोलर के थ्रू किसके पास जाएगा, मशीन के पास जाएगा, एंड बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ द ह्यूमन, जो मतलब कोई एक यूज़र ने डिमांड किया उसके बेस के ऊपर वो सेम आउटपुट जनरेट होके यहाँ पे डिस्प्ले होने आएगा सेंसरी सिमुलेशन के साथ में। सेंसरी सिमुलेशन मतलब अगर मूवी है तो कोई एक सीक्वेंस में आना चाहिए, तो वो सेम सिमुलेशन जो होगा वो इसके थ्रू होगा, ठीक है। सो इट इज़ वेरी सिंपल, ह्यूमन है और मशीन है और वो दोनों के बीच में एक इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ से आप कमांड दोगे, मशीन वो कमांड्स को समझेगा, प्रोसेस करके वापस आपको आउटपुट जनरेट करके वापस देगा।
ग्राफिक्स इनपुट डिवाइस कौन से रह गए वो यहाँ पे दिया हुआ है आपको। कॉमन यूज्ड एनालॉग इनपुट डिवाइस है, लाइक पैडल कंट्रोल है, ट्रैक बॉल है, माउस है, जॉयस्टिक है। सो ये पैडल एंड ट्रैक बॉल जो है वो पहले हम लोग के पुराने माउस जो आता था उसमें ट्रैक बॉल आता था, पैडल पहले यूज़ करते थे। आज के टाइम पे अभी हम लोग यूज़ नहीं करते, टच स्क्रीन जब से हुआ है तब से ये सारे चीज़ जो है वो यूज़ होना बंद हो गया। डिजिटल इनपुट डिवाइसेस कौन से रहेंगे? लाइट पेन हो सकता है, मतलब स्क्रीन के ऊपर लिखने के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। टच पैनल, कीबोर्ड, डिजिटाइजर्स है, इमेज स्कैनर्स है। सो आज के टाइम पे तो मोबाइल से ही स्कैन हो जाते हैं, तो हम लोगों को अलग से स्कैनर्स की भी ज़रूरत नहीं रहती। अगर कुछ बहुत बड़े अमाउंट में कुछ स्कैन करना है, दैट टाइम वी रिक्वायर्ड डिफरेंट स्कैनर्स। पैडल कंट्रोल ऐसा कुछ लगता है जो ऊपर हम लोगों ने देखा था उसको। सो यहाँ पे ऊपर एक नॉब रहता है जिसको आपको घुमाना रहता है, और एक साइड पे अगर आप देखेंगे सो हियर वी हैव ए टू डी कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। सो एनालॉग डेटा आता है, एनालॉग डेटा का मतलब वेव फॉर्म पैटर्न में डेटा आएगा, ऐसा ऐसा कुछ डेटा आएगा, ठीक है। और ये डेटा जो है इसको हम लोग डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 0 1 0 1 ये फॉर्मेट में। सो ये एनालॉग, ये जो वेव फॉर्म्स आ रहे हैं उसको हम लोग डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग ए टू डी कन्वर्टर बोलेंगे। सो आप कुछ अगर डेटा रिसीव कर रहे हैं या वायर से जब डेटा जा रहा है, यहाँ पे ये देखो ये वायर है, तो वायर से जब डेटा ट्रैवल होगा तो वो एनालॉग फॉर्मेट में होता है। एनालॉग फॉर्मेट मतलब ऐसा, ये ऐसे साइन वेव्स होता है, ये साइन वेव्स फॉर्मेट में होगा, या फिर डिजिटल वेव्स हो सकते हैं। डिजिटल वेव्स का मतलब क्या होता है? स्क्वायर वेव्स रहेंगे, लाइक दिस आर द डिजिटल वेव्स, ऐसे स्क्वायर वेव्स होंगे। सो दो टाइप के आपके वेव सिग्नल्स हो सकते हैं। सो एनालॉग मतलब वेव फॉर्म में आपके डेटा रहेगा। इट माइट बी एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल कैसा रहेगा? साइन वेव्स रहेंगे, ठीक है, ऐसे एनालॉग सिग्नल्स रहते हैं। और दूसरा जो डेटा फॉर्म रहता है वो रहता है आपके डिजिटल सिग्नल्स, स्क्वायर वेव्स होता है, ऐसा डेटा होगा। सो यहाँ पे हम लोग जो बता रहे हैं, दोज आर द एनालॉग सिग्नल वी आर टॉकिंग अबाउट, मतलब ऐसे साइन वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो साइन वेव्स है इसमें से हम लोग डेटा को कन्वर्ट करेंगे इन अ डिजिटल फॉर्म, 0 1 0 1 0 1 ये पैटर्न में। तो वो आपके पास कन्वर्टर जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ए टू डी कन्वर्टर। सो वो यहाँ पे क्या बता रहा है? सिंपल एनालॉग इनपुट डिवाइस है, पैडल कंट्रोल वेरीज इट्स रेजिस्टेंस देयर बाय चेंजिंग द वोल्टेज ऑफ द इनपुट सर्किट, और उसके हिसाब से आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। देन वी हैव नेक्स्ट इज अ ट्रैक बॉल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये ट्रैक बॉल है, और ये बॉल जो है वो अगर ऐसा सीधा मूव करेगा या फिर हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, उसके हिसाब से एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट हम लोग कैच करते हैं। वो डेटा को एनालॉग सिग्नल से ए टू डी कन्वर्टर जो है वो कंप्यूटर पे भेजेगा, जिससे आपके कंप्यूटर पे वो जो माउस है ना वो मूव करता है स्ट्रेट या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या क्रॉस में। सो ये आपका माउस का पोजिशंस बताता है। सो ये जो ट्रैक बॉल है, एज यू कैन सी रोलिंग बॉल विद द पाम हैंड, मतलब माउस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऊपर मैं हाथ रखूँगा और उसके हिसाब से यहाँ पे मैं ट्रैक बॉल जो है उसको मूव करूँगा। अब ये वो टाइम पे ये ट्रैक बॉल को हाथ से कंट्रोल करना डिफिकल्ट था, तो धीरे धीरे फिर हम लोग माउस लेके आए, तो माउस के अंदर भी सिमिलर टाइप का ट्रैक बॉल है। तो ये अभी माउस को पकड़ के मूव करना सिंपल हो जाता है, और उसके ऊपर यहाँ पे ये आपका मेन, आप कैसे मूव कर रहे हो उसके हिसाब से अंदर ये बॉल मूव होता है, बराबर है। और उसके हिसाब से स्क्रीन के ऊपर आपका जो माउस है उसका लोकेशन डिफाइन होगा, ऐसा कुछ लगता है। बैक बटन, आपके पास दो टाइप के जो माउस होते हैं वो होते हैं, पुराने वाले ऐसे होते थे जिसमें व्हील बटन आता था, ये आपके मैकेनिकल माउस है, और ये आपके ऑप्टिकल माउस है। सो ऑप्टिकल माउस में आज के टाइम पे आप देखो, माउस अगर हम लोग उठाते हैं तो उसके नीचे रेड कलर का लाइट रहता है, दैट इज अ सेंसर। तो अगर आपने माउस को उठा लिया ना तो वो सेंसर थोड़े टाइम में वो देखता है कि नीचे कोई भी ज़मीन, ग्राउंड सेंस नहीं हो रहा है, तो वो लाइट जो है वो धीरे धीरे डिम होते जाता है, ठीक है। सो दैट इज ऑप्टिकल सेंसर। जॉयस्टिक बहुत सारे गेम्स में हम लोग यूज़ करते हैं, पुराने जो नोकिया के फ़ोन आते थे, आई थिंक 6600 में जॉयस्टिक आता था। देन लाइट पेन आता है, सीआरटी के ऊपर अगर आपको कुछ लिखना है तो वो टाइम पे ऐसे स्पेशल लाइट पेन्स आते थे जिसके थ्रू आप स्क्रीन के ऊपर कुछ लिख सकते हैं।
स्क्रीन के साथ एक्शन कर सकते हैं। आज के टाइम तो वो बहुत सिंपल हो जाता है, लेकिन पहले के टाइम पे ये पैटर्न हुआ करता था। मैग्नेटिक पेन एंड टैबलेट एग्जैक्टली सेम चीज़ काम करता है। अगर मैं स्क्रीन के ऊपर ड्राइंग बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, तो वो टाइम पे मैं अलग से कोई एक ड्राइंग बताऊँ, बाद में उसको हम लोग को एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर पे बनाए, बाद में आपको आउटपुट मिले, उससे बेटर है कि मैग्नेटिक पेन यूज़ कर डायरेक्टली हम लोग स्क्रीन के ऊपर ही कुछ चीज़ कर दें। सो ये उसका बेनिफिट हुआ करता था। देन टच पैनल है ऑफ कोर्स, जो आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं। इंफ्रारेड डायोड्स होते हैं, तो आप कहाँ पे टच करते हो वो यहाँ से वो टच जो है वो सेंस करता है, और उसके हिसाब से वो स्क्रीन के वो स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन होता है, दैट इज टच पैनल। कीबोर्ड कैसे वर्क करता है, या अब ये देखो, ये सारे बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। सो कीबोर्ड कैसे वर्क करता है। सो आपने कोई की प्रेस किया, कीबोर्ड कंट्रोलर रहेगा, वहाँ से अगर आप एक साथ मल्टीपल कीज प्रेस करते हैं, और कंप्यूटर कभी कभी आप देखो, आप कुछ टाइप करते हैं ना कंप्यूटर के ऊपर, वो एक आध 2 सेकेंड के डिले से आपको स्क्रीन के ऊपर दिखता है। इट मीन्स कि आपने मल्टीपल चीज़ें अगर एक साथ टाइप कर दिया है, तो कीबोर्ड कंट्रोलर वो सारी चीज़ों को एक साथ सेंड करके आगे डेटा से स्कैन करके आगे डेटा सेंड नहीं कर पाएगा। तो वो टाइम पे वी हैव दिस कीबोर्ड बफर। तो कीबोर्ड बफर क्या करेगा, आपके जो भी एक्स्ट्रा आपने कुछ डेटा जो टाइप किया है, आप डिस्प्ले करने की ट्राई कर रहे हो, वो सारे डेटा या वो सारे की स्ट्रोक्स को वो यहाँ टेम्पररी स्टोर कर देगा, और वन बाय वन इसमें से फिर डेटा जो है वो आपके आउटपुट स्क्रीन पर दिखेगा। और उसके लिए अगेन वी रिक्वायर्ड कीबोर्ड ड्राइवर्स। ठीक है, दैट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड ड्राइवर्स रहेंगे। और वो जो कीबोर्ड ड्राइवर्स है, ये सारे डेटा किसको भेजेंगे, सीपीयू को, और सीपीयू उसको प्रोसेस करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, या यूज़र ने कुछ कमांड्स दिए उसके हिसाब से कंप्यूटर पे कुछ एक्शन करना है, कुछ टास्क परफॉर्म करना है, वो सारे एक्शंस यहाँ से परफॉर्म होंगे। सो ऐसे कुछ कीबोर्ड्स आते हैं हम लोगों के, ऐसे आते हैं, या फिर दूसरे हम लोग आजकल जो डिजिटल कीबोर्ड्स यूज़ करते हैं। पुराने कीबोर्ड्स पे ये देखो, ये स्पेशल कनेक्टर्स हुआ करते थे। जैसे यहाँ पे आपको ये वाला माउस के लिए अलग कनेक्टर हुआ करता था, और कीबोर्ड के लिए अलग। तो जो कीबोर्ड का कनेक्शन सॉकेट है वहाँ पे ही कीबोर्ड कनेक्ट होगा, और माउस के प्लेस पे माउस कनेक्ट होगा। आज के टाइम पे कीबोर्ड माउस आपके सबसे पहले तो वायरलेस भी आते हैं, और वायर्ड माउस जो आते हैं या कीबोर्ड आते हैं वो यूएसबी कनेक्टर वाले आते हैं, यूनिवर्सल टाइप के आते हैं, मतलब आप उसको कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हो बहुत ईजीली। ये उसका बेनिफिट है। नाउ नेक्स्ट जो हम लोग का पार्ट है, दैट इज डिजिटाइजर्स। सिंपल सेम डिवाइस है, यहाँ पे हम लोग को ड्रॉ करेंगे, और जो कंप्यूटर पे आउटपुट जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। सो टाइम टू टाइम इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के लिए, कोई पेंटिंग बनाने के लिए जो आप डायरेक्टली कंप्यूटर के थ्रू बनाने का ट्राई करो, उसके लिए हम लोग ऐसे अलग अलग डिवाइसेस यूज़ करते थे। और ये सारे जो डिवाइस है वो आज के टाइम पे वाइप आउट हो गए। पहले के टाइम पे ये बहुत यूनिक डिवाइस हुआ करते थे, जब हम लोग के पास स्क्रीन पे डायरेक्टली ड्रॉ करने के लिए कुछ ऑप्शंस नहीं रहते थे। तो ये अगर आप देखोगे, graphic tablet provides a highly accurate method for selecting coordinate positions with the accuracy of 0.05 mm। मतलब स्क्रीन पे यहाँ पे आप जो ड्रॉ करेंगे वो एग्जैक्टली स्क्रीन पे इतना एकदम माइन्यूट डिफरेंस के साथ में डिस्प्ले होगा। इमेज स्कैनर्स बहुत सिंपल है, आप इमेज रखो यहाँ पे, वो स्कैन होके कंप्यूटर में डायरेक्टली फीड हो जाएगा, और इसको आप कंप्यूटर में लाइफ टाइम स्टोर कर सकते हैं, किसी को सेंड भी कर सकते हैं। सो पहले के टाइम पे अगर हम लोग के पास मोबाइल में जब कैमराज हुआ नहीं करते थे, स्मार्टफोन नहीं थे, वो टाइम पे ये बहुत काम आता था। आप देखो, ये पुराना कंप्यूटर है हम लोगों का। सो आज से 10-15 साल पहले यही सेम पैटर्न, उससे भी टाइम पहले भी अगर आप देखोगे ये पैटर्न फॉलो होता था। देन वी हैव डेटा ग्लो, 3D इंटरैक्टिव डिवाइस होता है। सो आज के टाइम पे जैसे मोशन सेंसर्स होते हैं, हम लोग गेम्स कुछ खेलते हैं, क्रिकेट गेम या स्पेशल रिमोट कंट्रोल्स रहते हैं। तो वो रिमोट कंट्रोल से अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं रिमोट को जैसे प्ले करूँगा, वैसा जो बैट्समैन जो है वो वैसा शॉट खेलेगा वहाँ पे। सो ऐसे कुछ ग्लव्स हुआ करते थे, तो इसको भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो आप बाहर जैसे हैंड मूवमेंट करोगे, वैसा सेम कंप्यूटर में ट्रेस करेगा वो। और इसका एडवांस वर्जन अगर आप देखेंगे तो ऐसे कुछ गेम्स आते हैं हम लोगों के। सो ऐसे स्पेशल ग्लव्स यूज़ करते हैं। देन उसके बाद में हम लोग के पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ वीडियो इनपुट डिवाइसेस। सो वीडियो इनपुट डिवाइस एज नेम सजेस्ट क्या आएगा, मीडिया प्लेयर आएगा सबसे पहले तो। सो
एक जिसके थ्रू आप कोई एक वीडियो देख सकते हो, पॉज प्ले कर सकते हो। एंड सर्टन मीडिया प्लेयर्स है जिसमें आप अपने वीडियोस रिकॉर्ड भी कर सकते हो, या आपको चाहिए तो आप थोड़ा बहुत उसको एडिट भी कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या बोला है, मीडिया प्लेयर आर डिवाइस दे प्ले एनी सॉर्ट ऑफ मीडिया। जैसे बेस्ट एग्जांपल देख लो, वीएलसी मीडिया प्लेयर है। सो आपको अगर कोई भी टाइप की अगर वीडियोस अगर प्ले करना है, सो नॉर्मल आपके विंडोज़ मीडिया प्लेयर अगर प्ले नहीं करता है तो हम लोग उसको कहाँ पे स्विच करते हैं, बेसिकली ऑन वीएलसी मीडिया प्लेयर, लाइक राइट। सो दिस इंक्लूड्स फिजिकल मीडिया प्लेयर्स सच एज वीसीआरस होते थे पहले के, डीवीडी प्लेयर्स होते थे, या ब्लू रे प्लेयर्स आते हैं। ओके, सो ये सबको अभी आप जो है वो आप डायरेक्टली बहुत इजीली मीडिया प्लेयर्स के थ्रू कर सकते हैं। और बहुत सारे दूसरे प्लेयर्स आते हैं जो नेटफ्लिक्स प्लेयर सपोर्टेड होता है, तो ये पुराने वाले हैं। आज के टाइम पे तो हम लोग डायरेक्टली उसके जो सपोर्टेबल कोई वीडियोस जो है वो डायरेक्टली ऑनलाइन ही प्ले हो जाते हैं, तो हम लोग को अलग से ऐसे कोई स्पेशल मीडिया प्लेयर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन वीडियो गेम कंसोल है, जैसे एक्सबॉक्स है, प्ले स्टेशन है, तो ये आपके अलग से दूसरे सर्टन वीडियो इनपुट डिवाइसेस हो गए। सो आपके गेम्स जो है आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो, डायरेक्टली फेसबुक पे डाल सकते हो, ये भी आपके पास ऑप्शन होता है आज के टाइम पे। देन सैटेलाइट रिसीवर या केबल रिसीवर है, इन शॉर्ट हम लोग इसको सेट टॉप बॉक्स बोलेंगे। सो हम लोग के घर पे टीवी के लिए जो एक डिवाइस कनेक्ट होता है, एक डिश कनेक्ट होता है, दैट इज दिस सेट टॉप बॉक्स। देन डिजिटल कैमरा, एज वी ऑल नो हर कोई हम लोग यूज़ करता है। सो आपके वीडियो इनपुट डिवाइस हो गए। देन ऑडियो इनपुट डिवाइस, वॉइस इनपुट जहाँ से आप दोगे, एक हम लोग का माइक है, बराबर है, तो डिजिटाइज सिग्नल्स जो है वो ये रिसीव करेगा। एक्टिव एंड पैसिव दो टाइप के ग्राफिक्स डिवाइसेस रहते हैं, एक्टिव एंड पैसिव ग्राफिक्स डिवाइसेस। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर अगर आप देखेंगे, नॉन इंटरैक्टिव, इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्या बोला है, इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स इन्वॉल्व्स टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर। इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, सो लाइक एज यू कैन सी वी हैव अ गेम, पिंग पोंग गेम। सो मैं जैसे एक्शन लूंगा वैसा वो गेम प्ले होगा, सो दैट इज इंटरैक्टिव वन। फॉर एग्जांपल वीडियो गेम कंट्रोलर, राइट। और ये आपका इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गया, जिसके साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हो। आप जैसा इनपुट दोगे वैसे स्क्रीन के ऊपर वो बिहेव करेगा। पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है, जैसे अगर मैं कोई कार्टून देख रहा हूँ तो वहाँ पे वो जो कार्टून चल रहा है वो वैसे ही चलते रहेगा, मेरे एक्शन के ऊपर उसका रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है, वो जो उसको बताना है वही पार्ट वो बताएगा, ठीक है। सो वो आपका नॉन इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है। देन फ्लाइट सिमुलेटर हैव मेनी एडवांटेजेस ओवर रियल एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग। सो ये जो इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स है ना, उस पर आप देखो कि कोई पायलट्स जो होते हैं, सो वो पायलट्स को एक्चुअल प्लेन जो वो उड़ाते हैं उसके पहले उनको ऐसे कोई सॉफ्टवेयर पे ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसको हम लोग इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिसपे रियल में अगर वो अगर कोई एक प्लेन उड़ाएंगे तो वो टाइम पे कैसा सिचुएशन रहेगा, कैसे वो चीज़ों को हैंडल करेंगे, कैसे वो कंट्रोल स्टेशन से कम्युनिकेट करेंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन रहता है, ठीक है। नॉन इंटरैक्टिव के अंदर बता दिया है। सो एक्टिव और पैसिव डिवाइस अगर आप देखेंगे वही सेम चीज़ रहता है। सो नॉन इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स मतलब है पैसिव वन। पैसिव में क्या होगा, कंट्रोल आपके पास कुछ भी नहीं है, वो जो चल रहा है वो वैसे ही चलते रहेगा। आप मूवी देख रहे हो, कार्टून देख रहे हो, वो हो गया। एक्टिव डायनेमिक नेचर रहता है। पैसिव या फिर नॉन इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, पैसिव और नॉन इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स दोनों सेम ही है, तो उसमें क्या होगा, वन वे कम्युनिकेशन होगा। और एक्टिव के अंदर क्या होगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा। देन इंटरैक्शन अगर आप देखेंगे, नो इंटरैक्शन बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, बिकॉज यूजर कुछ इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, वो जो चल रहा है वो सिर्फ देख रहा है, बराबर है, वो खुद से इंटरैक्ट करके कहीं पे कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। एक्टिव के अंदर अगर आप देखेंगे, आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो उस पर, तो आपको हाई बैंडविड्थ यूजर इंटरैक्शन रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। अर्लियर सपोर्टेड, अभी ये मॉडर्न एप्लीकेशन में यही टाइप के आते हैं। अब यहाँ पे अगर मोशन एंड अपडेट बोलोगे तो ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं रहता है। एक्टिव के अंदर आपको 2D 3D सारे टाइप के मिलेंगे, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है। नाउ नेक्स्ट जो हम लोग का पार्ट है दैट इज डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। सो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में भी है वेरी बेसिक थिंग। आप जो आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए आप जो टीवी देखते हो, लाइक एक को हम लोग CRT मॉनिटर्स बोल सकते हैं, पहले के जैसे जो बड़े बड़े डब्बे आते थे, और अभी जो पत्ते टीवी आते हैं दैट इज LCD या LED मॉनिटर्स हम लोग, तो ये दो टाइप आएंगे, बराबर है। एंड
उसके साथ में यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव लाइट एमिटेड एलईडी डायोड, गैस प्लाज्मा आ सकते हैं, अदर इमेज प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजीज हो सकता है। सो ये सारे आपके डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज रहेंगे। तो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या आएगा, CRT मॉनिटर्स आएंगे, दैट इज कैथोड रे ट्यूब, प्लाज्मा टीवी, LCD, रास्टर ग्राफिक्स रहेंगे। सो ये आपके अलग अलग बेसिक डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज प्रोवाइडेड है। एक को हम लोग बोल सकते हैं डिस्प्ले मॉनिटर्स जो होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल्स बोलते हैं। लाइक डॉक्टर्स ऑपरेशन अगर कर रहे हैं या ओके पेशेंट्स ICU में अगर है और उनका हार्ट बीट मॉनिटर करने के लिए, पेशेंट्स को कंटिन्यूस मॉनिटर करने के लिए उनके बाजू में जो टीवी टाइप छोटे छोटे जो मॉनिटर्स लगाए रहते हैं जिस पे कंटिन्यूसली उनका स्टेट, उनका हेल्थ स्टेटस डिस्प्ले होते रहता है। सो दोज आर द वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल्स। सोनोग्राफी के लिए अगर रिपोर्ट्स बताने के लिए हम लोग देखते हैं, दोज आर वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल्स। सो वी हैव वैरायटी ऑफ सच वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल्स। अलग अलग प्लेसेस पे हम लोग अलग अलग टाइप के डेटा बताने के लिए ऐसे वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल्स यूज़ करते हैं। और ये वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल्स जो है वो उसके ऊपर मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, एनालॉग सिग्नल्स आते हैं, वेव फॉर्म्स टाइप सिग्नल्स आते हैं। और ये वेवफॉर्म टाइप सिग्नल्स को A to D कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बाद में किस में कन्वर्ट करेगा, डिजिटल डेटा में 0101 फॉर्मेट में। और वो जो इमेजेस जो है वो बेसिकली हम लोग के पास एक इमेज क्रिएशन मैकेनिज्म रहता है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलता हूँ तो ग्राफिक्स ड्राइवर्स है, ग्राफिक कार्ड है जो बेसिकली वो डिजिटल डेटा को कैच करके उसके बेस के ऊपर एक प्रॉपर इमेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। नाउ दिस रिक्वायरमेंट नीड्स टू continually रिफ्रेश display images, means that the computer also needs to display, और वीडियो अडेप्टर आएंगे, बराबर है। द वीडियो अडेप्टर टेक्स डिजिटल डेटा सेंड बाय द एप्लीकेशन प्रोग्राम, स्टोर इट इन वीडियो रैम मेमोरी, वीडियो का अलग से रैम मेमोरी रहेगा जिसपे उसके सारे एग्जीक्यूशंस रहेंगे। देन कन्वर्ट इट इनटू एनालॉग डेटा फॉर अ डिस्प्ले स्कैनिंग मैकेनिज्म, है ना, बाय यूजिंग D2A कन्वर्टर। जहाँ जहाँ पे अगर मुझे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में डालना है सो दैट मैं उसको सेंड कर पाऊँ, है ना, डिस्प्ले स्कैनिंग मैकेनिज्म पे अगर वायर के थ्रू भेजना है, कहीं दूर भेजना है, तो वो टाइम पे हम लोग डिजिटल डेटा को वापस एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे। और एक बार आप जब उसको कंप्यूटर पे रिसीव करोगे एंड आपको उसको अगर डिस्प्ले करना है तो वो टाइम पे हम लोग के कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर्स है वो सिर्फ डिजिटल डेटा के साथ डील कर सकते हैं। तो आप एनालॉग से वापस उसको डिजिटल पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट वी हैव इज अ रैंडम स्कैन, और जिसको हम लोग वेक्टर स्कैन भी बोलते हैं, कैलीग्राफिक डिस्प्ले। ध्यान से देखो क्या करेगा ये। सो अब यहाँ पे क्या बोला है, इन दिस टेक्निक इलेक्ट्रॉनिक बीम इज डायरेक्टेड ओनली टू अ पार्ट ऑफ द स्क्रीन जहां पे पिक्चर बनेगा, बराबर है। पूरा स्क्रीन को कैप्चर नहीं करेगा, एग्जैक्टली ये लोकेशन फाइंड आउट करेगा कहाँ पे स्क्रीन के कौन से पार्ट में आपको एक फोटो डिस्प्ले करना है, कोई एक ऑब्जेक्ट बनाना है, जो भी है वो। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, वी हैव अ इलेक्ट्रॉनिक बीम is directed only to the part of screen like this, as you can see। यहाँ से हम लोगों को अगर ट्राइंगल डिस्प्ले करना है तो ये इलेक्ट्रॉनिक बीम है, बराबर है। ये इलेक्ट्रॉनिक बीम डायरेक्टली स्क्रीन के वही पार्ट पे प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे जितने पार्ट में आपका ये लाइन, ट्राइंगल का लाइन आ रहा है, और उतने ही पार्ट में वो लाइन बना रहा है। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ सपोज, देन वहाँ से वो ऊपर गया, यहाँ से स्टार्ट किया, ऊपर गया, ऊपर से नीचे आ गया, आपका ये ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। सो उतने ही पार्ट में वो फोकस करेगा, उतने ही पार्ट में वो आपका ट्राइंगल ड्रॉ करने में हेल्प करेगा, रेदर देन स्कैनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम एज इन रास्टर स्कैन। सो ये आपका कौन सा पैटर्न है, वेक्टर स्कैन है, बराबर है। सो बाकी का जो हम लोगों का पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ये पैटर्न फॉलो नहीं होता है वो कैसे वर्क करेगा वो आगे हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पे क्या बोलता है, इसको ऑल्सो कॉल्ड एज वेक्टर डिस्प्ले, स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले और कैलीग्राफिक डिस्प्ले। So picture definition is stored as set of line drawing commands। line drawing commands मतलब पिक्सल टू पिक्सल, यहाँ पे ये स्क्रीन के ऊपर ये स्क्वायर पिक्सल्स है, तो वो पिक्सल्स को आपको वन बाय वन ज्वाइन करना है।
और वो कौन से लाइन से होगा, कौन से कोऑर्डिनेट से चालू होगा। तो सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे हम लोगों के पास एक्स और वाई का एक कोऑर्डिनेट वैल्यू है, एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट वैल्यू, जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ होगा यहाँ पे, और यहाँ से फिर वो सपोज कौन से डायरेक्शन में जाएगा। तो सपोज अगर एक्स और वाई का स्टार्टिंग वैल्यू मेरा 1 एंड 2 है, ठीक है, एक्स और वाई का स्टार्टिंग वैल्यू मेरा 1 एंड 2 है, तो उसके बाद क्या होगा, ये फर्स्ट पिक्सल है 1 एंड 2, उसके बाद सपोज एक्स का वैल्यू 2 हो गया, उसके बाद वाला पिक्सल, वाई का वैल्यू सपोज 4 हो गया, उसके बाद वाला पिक्सल। तो ये क्या हम लोग बता रहे हैं कि नेक्स्ट कौन से नंबर पे आप वो पिक्सल ऐड करेंगे, नेक्स्ट कौन सा पिक्सल ऐड करेंगे। सो ऐसे सेट ऑफ पिक्सल्स जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसके बाद में नेक्स्ट पिक्सल वैल्यू, सपोज मेरा एक्स का वैल्यू 3 है और वाई का वैल्यू सपोज 7 है। सो ये वे में आपके आगे आगे दूसरे दूसरे वैल्यूज आएंगे। तो 1 2 दैट इज माय फर्स्ट पॉइंट, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, देन 2 4, एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू 2 है, वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू 4 है। नॉर्मली जैसे हम लोग ग्राफिक कार्ड के ऊपर स्कूल में कैसे ड्राइंग्स बनाते थे, सॉरी मैथ्स के हम लोग जो ग्राफ बनाते थे, वो सेम चीज़ यहाँ पे होगा, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। नाउ रैंडम स्कैन डिस्प्ले में क्या बोल रहा है, डिजाइन टू ड्रॉ ऑल द कंपोनेंट लाइंस ऑफ अ पिक्चर 30 to 60 टाइम्स ईच सेकेंड। मतलब आपका रिफ्रेश रेट जो है, कितने पिक्चर्स एक साथ आने चाहिए जिससे आपको एक मूविंग इफेक्ट मिले। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, 30 to 60 टाइम्स ये सेम जो है वो हर सेकेंड पे काम करेगा। नेक्स्ट इज रिफ्रेश कैथोड रे ट्यूब। डायरेक्टली अगर हम लोग डायग्राम देखें, आपको क्या बोला, ऑपरेशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉनिक गन विद एन एक्सिलरेटिंग एनोड। सो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी हैव अ कैथोड, कैथोड के अंदर यहाँ पे हीटिंग फिलामेंट है, बराबर है, और उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, ये हीटिंग फिलामेंट से क्या होगा, एक बीम जनरेट होगा। कैथोड क्या करेगा, उसको फोकस करेगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा ऊपर नीचे। और उसके बाद यहाँ पे ये कंट्रोल ग्रिड है, मतलब वो लाइन स्ट्रेट ही जाने दो। उसके आगे ये फोकस एनोड है, मतलब वापस उसको वो फोकस्ड करेगा टुवर्ड्स द स्क्रीन। और उसके बाद ये एक्सेलरेटिंग नोड है, मतलब उसको एक्सेलरेट करेगा सो दैट वो डायरेक्ट जल्दी से जल्दी स्क्रीन पे हिट करे। और ये इलेक्ट्रॉनिक बीम पाथ है, मतलब ये बताएगा कि ये जो भी बीम आया उसको स्क्रीन पे ये साइड पे प्रोजेक्ट करना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है, या फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है, वो ये पाथ बताएगा। ठीक है, सो ये आपका ऑपरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक गन विद एन एक्सिलरेटिंग मोड, ये उसका डायग्राम है। बेसिक डिजाइन ऑफ मैग्नेटिक डिफ्लेशन सीआरटी कैसे होता है। सो ये देखो, यहाँ पे ये आपका इंटरनल टास्क जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे क्या होगा, एक डायरेक्ट कनेक्टर है मेरे पास, जिसके जो डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, ये आपका बेस वाला पार्ट है। बेस के आगे यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रॉनिक गन है, जैसे यहाँ पे हीटिंग फिलामेंट था वैसा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गन है। उसके आगे यहाँ पे ये जो फोकस सिस्टम था, फोकस एनोड था, उसके जगह पे ये क्या है, फोकस सिस्टम है, जिससे आप फोकस करेंगे ये जो इलेक्ट्रॉनिक बीम है, ये इलेक्ट्रॉनिक बीम को आप फोकस करेंगे कहाँ पे, टुवर्ड्स द स्क्रीन। उसके बाद में मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन कॉइल है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बीम है। सो ये इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट नहीं होगा, मतलब और कहीं पे वो नहीं जाएगा, स्ट्रेट स्क्रीन के पास ही जाएगा वो। इसके लिए ये मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन कॉइल जरूरी होता है हम लोगों का। और उसके आगे हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक बीम है जो डायरेक्टली कहाँ पे हिट करेगा, फॉस्फर कोटेड आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसके ऊपर, और उसके भी एग्जैक्टली वही पार्ट पे जहाँ पे आपको कोई एक ड्राइंग, कोई एक इमेज, कोई एक डेटा डिस्प्ले करना है। सो ये दो टाइप हो गए हम लोगों के। देन थर्ड टाइप जो है, थर्ड टाइप में अगेन डिफरेंस क्या होता है, ऊपर वाले से काफ़ी सिमिलर है। देखो यहाँ पे हम लोग के कनेक्टर पिन आ गए, बेस आ गया, देन ये आपका इलेक्ट्रॉनिक गन आ गया जिसमें से आपके इलेक्ट्रॉनिक बीम निकलेंगे, मतलब एग्जैक्टली स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले क्या करना है वो ये इलेक्ट्रॉनिक बीम से, इलेक्ट्रॉनिक गन से ही पता चलेगा। फोकस सिस्टम है सो दैट ये सिग्नल्स जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन, मतलब स्क्रीन पे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से एग्जैक्टली कौन से कोऑर्डिनेट आए थे उससे ये डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट सेट करने के लिए आपको ये वाला जो दो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स है ये हेल्प करेंगे। सो इसके थ्रू जब जाता है तब वो
स्क्रीन के परफेक्ट वही एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट पे हिट करेगा या पिक्चर ड्रॉ करना चालू करेगा जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बताया था। सो ये आपके तीन पैटर्न्स होते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक अप्रोच ऑफ अ सीआरटी। सीआरटी, दिस इज हाउ इट वर्क्स, डिफरेंट पैटर्न्स। सो इलेक्ट्रॉनिक गन क्या रहता है वो सब यहाँ पे आपको दिया है, एक बार ध्यान से पढ़ लेना। ऊपर जो भी मैंने कुछ एक्सप्लेन किया है बहुत सिंपल है, और यहाँ पे हर एक जगह पे जो जो काम का है वो मैंने बोल्ड में हाईलाइट किया हुआ है, तो आप उसके एक दो पॉइंट्स याद रख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बोला है, देखो परसिस्टेंस क्या मतलब होता है परसिस्टेंस का। हाउ लॉन्ग दे कंटिन्यू टू एमिट लाइट, that is have existed electrons returning to the ground state after CRT beam is removed. Persistent defined as the time, ध्यान से देखो persistence का definition क्या है, MCQ में आ सकता है आपको। तो persistent is defined as the time it takes to emit light from the screen to decay 1/10 of its original intensity। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परसिस्टेंस। मतलब परसिस्टेंटली वो एक कोई काम कर रहा है, उसका वेट कर रहा है। सो अगर यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, परसिस्टेंस का मतलब अ टाइम इट टेक्स टू एमिट लाइट फ्रॉम द स्क्रीन, बराबर है, एंड टू डिस्प्ले टू 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल इंटेंसिटी। लोअर परसिस्टेंस फोटोज रिक्वायर हाईएस्ट रेट्स टू मिनिमम मेंटेन अ पिक्चर ऑन अ स्क्रीन विदाउट फ्लिकर। सो वो आपका लोअर परसिस्टेंस है। तो एनिमेशन आपका कितना प्रॉपर है, जैसे हम लोगों ने देखा कि फॉर सर्टन टाइम्स आपका जो एनिमेशन है वो कंटिन्यूअसली मूविंग दिखता रहे, इसके लिए हम लोगों को पर सेकेंड 30 to 60 इमेजेस स्वैप करने पड़ेंगे। एंड हाई परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, फॉस्फर इज यूजफुल टू डिस्प्ले हाईली कॉम्प्लेक्स स्टैटिक पिक्चर्स, ऑल्दो सम फॉस्फर्स हैव परसिस्टेंट ग्रेटर देन 1 सेकेंड, वही बेसिक आपको दिया हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, हाई परसिस्टेंस में रेंज क्या होगा, 1 to 60 माइक्रोसेकेंड्स पे आपके अलग अलग इमेजेस जो है वो डिस्प्ले होने चाहिए, है ना। सो पर सेकेंड पर मिली सेकेंड जो है आपके कोई ना कोई एक इमेज जो है वो यहाँ पे चेंज होते जाएगा। मतलब हम लोग जिफ इमेज जैसे बनाते हैं, तो वैसे ही बहुत सारे सेट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस, थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ इमेजेस हम लोग यहाँ पे कनेक्ट स्टडी करते हैं, समझते हैं। रिजोल्यूशन, स्क्रीन रिजोल्यूशन की बात हो रही है। जैसे हम लोगों को पता है कि हाई रिजोल्यूशन में क्लैरिटी आएगा, HD मूवीज आएंगे, है ना। उससे भी हाई रिजोल्यूशन अगर होगा तो वो सेम वो सेम जो हम लोग के फाइल्स जो है, जैसे यहाँ पे आपको कि देखो क्या बोला है, रिजोल्यूशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट कैन बी डिस्प्लेड विदाउट ओवरलैप ऑन अ CRT। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स मतलब मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल्स की बात कर रहा हूँ। रिमेंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल्स जो आपके स्क्रीन पे रहेंगे। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 16 मेगा पिक्सल कैमरा है, 20 मेगा पिक्सल कैमरा है, 25 मेगा पिक्सल कैमरा है, तो वो जो है वो नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने आपके स्क्रीन पे आएंगे ना, वो बताता है। बिकॉज जितना आपका कैमरे का रिजोल्यूशन हाई रहेगा उतना आपका इमेज का क्वालिटी हाई रहेगा। तो रिजोल्यूशन इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स per centimeter, number of points per centimeter that can be plotted horizontally and vertically on x and y axis of your screen। ठीक है। नेक्स्ट इज spot intensity एंड एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। नाउ आई विल गिव यू 5 minutes, आपको मुझे पढ़ के बताना है इसमें डिफरेंस क्या रहेगा, स्पॉट इंटेंसिटी क्या रहेगा और एस्पेक्ट रेशियो क्या रहेगा, जल्दी से। हाँ, क्या है स्पॉट इंटेंसिटी, क्या है। वो जैसे स्पॉट देते ओके, हाई रिजोल्यूशन। वो हाई रेजोल्यूशन की। ओके, एनी एग्जांपल लाइक। एग्जांपल जैसे हम लोग मूवी देख रहे हैं उसमें हाँ, इन मूवी का क्लियरली दिखता है डेफिनेशन से। ओके, तो उसको स्पॉट इंटेंसिटी क्यों बोल रहे हैं, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। क्योंकि सबका लेंथ ज्यादा रहेगा।
ओके। अपीयरेंस है। और एस्पेक्ट रेशियो में इसमें वर्टिकल में 2 पॉइंट्स रहते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हाँ और वो दोनों इक्वल इक्वल लेंथ लाइन में रहते हैं बोथ स्क्रीन के। हाँ। सो एस्पेक्ट रेशियो का तो लास्ट टाइम हम लोगों ने वीएलसी मीडिया प्लेयर में देखा था ना, एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से हम लोग जो वीडियो देखते हैं उसका उसका हाँ, जो साइज जो है वो स्ट्रेच होता है, कहीं पे वो कंप्रेस हम लोगों ने। अगेन मैं एक बार बता देता हूँ, ध्यान से देखना। एस्पेक्ट रेशियो कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे वी हैव दिस वीडियो, ठीक है, दिस इज वीडियो इन वीएलसी प्लेयर। ध्यान से देखो, अब ये जो वीडियो है, सपोज ये वीडियो को जब अगर मैं एस्पेक्ट रेशियो उसका चेंज करता हूँ, ये देखो ये 16:9 एस्पेक्ट रेशियो हो गया, पूरे स्क्रीन को कवर कर रहा है वो। पहले पूरे स्क्रीन कवर नहीं कर रहा था, स्ट्रेच हो गया, मतलब उसका हाइट और विड्थ जो है उसमें चेंजेस आ गए। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पिक्सेल्स जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं चेंजेस आ गए। पहले जो पिक्सेल्स वो कवर नहीं कर रहा था वो अभी कवर कर रहा है। हाइट और विड्थ आपका वीडियो का चेंज हुआ है। नाउ अगेन 4:3 एस्पेक्ट रेशियो हो गया। देखो हाइट एंड विड्थ दोनों कम हो गया, मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड अगर आप देखेंगे तो वहां पे प्लेस अभी स्पेस खाली हो गया मेरा, ठीक है। 1:1 एग्जैक्टली स्क्वायर विंडो आ गया। देन 16:10 पहले से ज्यादा हो गया, बराबर है, लेकिन अभी भी लेफ्ट और राइट साइड में थोड़ा थोड़ा जगह बच जाएगा। ये आपका एकदम मूवी पैटर्न हो गया। कोई एक मूवी जब अगर हम लोग देखते हैं तो आपने देखा रहेगा ऊपर नीचे आपका जगह जो है वो अलग से खाली रहता है, बराबर है। और सेंटर में आपका कुछ मूवी जो है वो चलते रहता है, या एडवर्टाइजमेंट्स बहुत सारे। पहले के मूवीज जो होते थे वो ऐसे ही मोस्ट ऑफ मूवीज आते थे, तो ये उसका रिजोल्यूशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे और अगर आपको डिटेल में अगर कुछ बताना है वैसे तो ये वाला होगा, ये उसका और छोटा हो गया। देन 5:4 का एस्पेक्ट रेशियो हो गया हम लोगों का। आप देखो आपका जो वीडियो का जो साइज जो है ना वहीं कहीं पे ना कहीं चेंजेस हो रहा है उसका, और ये हम लोग का डिफॉल्ट व्यू है, ठीक है। सो दिस इज आर एस्पेक्ट रेशियो। सो हम लोगों ने यहाँ पे थियरी में जो देखा एस्पेक्ट रेशियो वो ये वाला एग्जाम्पल है, जहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो क्या बोला है, दिस नंबर गिव्स द रेशियो ऑफ द वर्टिकल पॉइंट्स टू हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स। मतलब अगर मैं 5:4 बोलता हूं तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पॉइंट्स कितने रहेंगे उसके हिसाब से मेरा वीडियो का हाइट और विड्थ जो है वो चेंज होगा, राइट। सो अगर 16:9 वाला अगर एस्पेक्ट रेशियो अगर हम लोगों ने देखा था तो उसके अंदर क्या हो रहा था, आपका वीडियो का हाइट और विड्थ जो है वो दोनों फुल स्क्रीन पे जा रहे थे, मतलब स्क्रीन पे कहीं पे भी थोड़ा सा भी जगह नहीं बचेगा, वो आपका एस्पेक्ट रेशियो होता है। ओके, स्पॉट इंटेंसिटी, अब ये बहुत जरूरी है। क्या बोला है देखो यहाँ पे, टिपिकली रिजोल्यूशन ऑन हाई क्वालिटी सिस्टम। तो अगर हाई क्वालिटी सिस्टम जो एचडी हम लोग कोई स्क्रीन या एचडी मूवीज देखते हैं तो उसका रिजोल्यूशन 1024 वाला रहता है, या 1024 से आगे अगर आप देखेंगे आज तो हम लोग के पास 2048 वाला आता है, 2K 2000 या 4000 रिजोल्यूशन आता है। आपने सुना रहेगा 4K 2K, ये रिजोल्यूशन के आपके स्क्रीन आते हैं। विद हाई रिजोल्यूशन अवेलेबल ऑन मेनी सिस्टम्स। High resolution systems are often referred to as high definition HD system. The physical size of the graphics monitor is given as the length of screen diagonal. मतलब अगर मैं बोलता हूँ 15 इंच का मेरा स्क्रीन है, 30 इंच का स्क्रीन है, तो 30 इंच का स्क्रीन मतलब डायगनली क्रॉस में हम लोग क्रॉस के उसके जो 2 पॉइंट्स रहते हैं उस पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। दैट इज द एग्जैक्ट रिजोल्यूशन, बराबर है। तो स्पॉट इंटेंसिटी में क्या बोला यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो, two adjacent spot will appear distinct as long as their separation is greater than the diameter at which each spot has an intensity of about 60% of that at the center of the spot। मतलब बेसिकली हम लोग क्या बोले, सेंटर ऑफ स्क्रीन पे मेरा जो रिजोल्यूशन है उससे कितना कम या ज्यादा रिजोल्यूशन आपका स्क्रीन के कॉर्नर्स में, ये साइड या फिर ये साइड या फिर ये साइड। बिकॉज बहुत बार आप देखो कि आज के टाइम पे है ना, आपने बहुत सारे टीवी जो देखे रहेंगे ना उस पर आपको पता चलेगा वो एडवर्टाइज क्या करते हैं कि आप टीवी को कोई भी साइड से देखो आपको वो एग्जैक्टली सेम दिखेगा,
ठीक है, मतलब वो बहुत प्रॉपरली क्लियरली विजिबल होगा वेदर यू लुक इट फ्रॉम लेफ्ट साइड, राइट साइड या सेंटर में बैठ के। पुराने जो टीवी होते थे उसमें क्या होता था, स्पॉट इंटेंसिटी बहुत हाई रहता था और कॉर्नर की इंटेंसिटी जो है वो कम रहते थे। तो उसकी वजह से क्या होता था, अगर मैं लेफ्ट या राइट साइड से अगर टीवी देख रहा हूँ ना तो मुझे क्लियरली दिखता नहीं था कि टीवी पे चल क्या रहा है, आधा चीजें ब्लैक ब्लैक ही दिखेगा, ऐसा कुछ होगा। लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं लेफ्ट राइट कॉर्नर पे टॉप पे कहीं पे भी अगर बैठा हूँ तो मुझे वो जो पिक्चर्स या जो भी वीडियो उस पे चल रहे हैं वो बहुत क्लियर विजिबल होंगे। ओके, सो वेक्टर स्कैन था एक रैंडम स्कैन जिसको बोलते हैं हम लोग, ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने जो पढ़ा, ये आपका रिफ्रेश कैथोड रे ट्यूब जो था, देन ये वाला जो था ये आपका रैंडम स्कैन था, बराबर है। अब रैंडम स्कैन के बाद में नेक्स्ट हम लोगों का जो टाइप है जिसके अंदर हम लोगों ने ये सब कुछ डिटेल पढ़ लिया, ठीक है, यहाँ तक ये सारे डिटेल्स हम लोगों ने पढ़ लिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका टाइप आता है दैट इज अ रास्टर स्कैन डिस्प्ले, जो मेनली हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं, टेलीफोन टेक्नोलॉजी, सॉरी टेलीविजन टेक्नोलॉजी, टीवी टेक्नोलॉजी में ये वाला पैटर्न यूज होता है। सो ये रास्टर स्कैन डिस्प्ले क्या बता रहा है, ध्यान से देखो ये डायग्राम, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से देखना। वी हैव हॉरिजॉन्टल ट्रेसेस, रिट्रेस है, वर्टिकल रिट्रेस है, और ये आपके स्कैन लाइंस है जो ब्लू कलर के जो जहाँ पे एरो बता रहे हैं वो आपके स्कैन लाइंस है। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल, पुराने जो हम लोग के टाइपराइटर्स हुआ करते थे। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, वी हैव सच टाइपराइटर्स। अब ये जो टाइपराइटर हम लोग यूज करते हैं उस पे आपको ये एक हेडर मिलता है। अब क्या होता था, जैसे जैसे हम लोग टाइप करते जाएंगे ना, यहाँ पे पेज पे टाइपिंग होते जाएगा और ये जो उसका हेड जो है ना वो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होते जाएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर हेड होगा तो धीरे 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 शिफ्ट होते 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 वो एकदम बाहर आएगा। फिर ये जो हैंडल होता है उसको पकड़ के वापस वो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो आपका टाइप राइटर जो है वो न्यू लाइन पे आएगा। फिर वहां पे आपस टाइप करेंगे, पेज जब आपके एंड ऑफ लाइन पे जाएंगे तो वापस यहाँ पे हेडर जो है वो एकदम बाहर आएगा, वापस आप ड्रैग करके उसको स्टार्ट पे लाएंगे। आई होप सबने ये देखा ही रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग जो पीडीएफ में जो हम लोग डायग्राम देख रहे हैं वो भी एग्जैक्टली सेम वे में वर्क कर रहा है। जैसा हम लोग का टाइपराइटर हुआ करता था वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, दिस आर द ब्लू लाइंस जिसको हम लोग स्कैन कर रहे हैं। मतलब टाइपराइटर कैसे एक एक लाइन टाइप करता है वैसे यहाँ पे ये जो रास्टर स्कैन है वो एक एक लाइन स्कैन कर रहा है। यहाँ पे आपके वैसे ही स्कैनर्स है तो उसने एक लाइन स्कैन किया। अब कभी कभी क्या होता है कि आपके जो इमेजेस है ना वो इतना फास्ट मूव कर रहे हैं कि जब तक वो वापस लेफ्ट पे अपना लाइन खत्म करके, लेफ्ट पे अपना लाइन खत्म करके वापस जब वो न्यू लाइन को स्कैन करने आता है तब तक में आपका इमेज जो है वो ना वो थोड़ा ऊपर चले जाता है। तो क्या हो गया, पहला लाइन उसने स्कैन किया, उसके बाद में इतना गैप रह गया, उसके बाद ये सेकेंड लाइन जो है वो स्कैन कर रहा है। उसके बाद में जैसे ही वो वापस खुद को ड्रैग करके वापस लेफ्ट टू राइट चालू कर रहा है, मतलब स्कैनिंग हमेशा कहाँ से हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है। ठीक है, स्कैनिंग हमेशा लेफ्ट टू राइट हो रहा है। तो एक बार राइट के एंड पे जाने के बाद में वो वापस खुद को उठा के कहाँ पे लाएगा, लेफ्ट साइड पे लाएगा। ये जो डॉटेड लाइन है वो वही सेम चीज है। सो जैसे टाइप राइटर में होता था कि आपने टाइप किया किया किया, एक लाइन खत्म हो गया तो उसके हैंडल से आप वापस ड्रैग करोगे उसको, पेज के नेक्स्ट लाइन पे आएगा वो, है ना, वापस स्टार्ट से चालू होगा। एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे हो रहा है, देखो। तो अब यहाँ पे मेनली रास्टर स्कैन में प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम लोग अगर उसको हॉरिजॉन्टली जब स्कैन करते हैं तो हर एक लाइन स्कैन होने के बाद में दूसरा लाइन हम लोग चालू करने में आप देखो कि ये दो ब्लू लाइंस में आपको थोड़ा 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 गैप मिल रहा है। मतलब आप जब पूरा इमेज अगर स्कैन करने की ट्राई करेंगे स्कैन, तो वो टाइम पे वो इमेज का थोड़ा 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 पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं वो मिस हो रहा है, जो स्कैन नहीं हो पा रहा है। इट मीन्स कि आपके इमेज में वो जो पार्ट जो स्कैन नहीं हुआ है ना, दैट मीन्स कि वो क्लैरिटी आपका इमेज में से वो मिसिंग है, उतना रिजोल्यूशन आपका इमेज का कम हो गया, उतना वो एचडी इमेजेस नहीं है। सो आप अगर देखेंगे ना, हम लोग जो नॉर्मल एचडी चैनल्स देखते हैं और नॉर्मल चैनल्स देखते हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है। आप अगर एचडी चैनल देखेंगे सो आपको पता चलेगा कि जो आप अगर क्रिकेट अगर हम लोग एचडी चैनल में देखते हैं तो वो अगर बॉल अगर स्लो मोशन में देखेंगे तो उसका स्पिन, अगर वो ग्रास पे गिर रहा है तो वो वहां से अगर कोई पानी उड़ रहा है तो वो हर एक चीज बहुत क्लियरली नीट एंड क्लीन आपको दिखता है। बिकॉज नंबर ऑफ स्कैनर्स जो होता है ना एचडी
HD इमेजेस के लिए, हाई रेजोल्यूशन इमेज के लिए हम लोगों ने नंबर ऑफ स्कैनर्स जो है वो बहुत ज़्यादा रखे, और जो हम लोग के नॉर्मल चैनल्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ स्कैनर्स जो है ना वो कम होते हैं, दिस हॉरिजॉन्टल स्कैनर्स। तो हॉरिजॉन्टल स्कैनर्स जो है वो कम होते हैं, तो क्या होता है हर बार जब आपका इमेज लेफ्ट टू राइट स्कैन होता है तो उसमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो मिस हो जाता है। और वर्टिकल स्कैनर भी यहाँ पे लिमिटेड है, देखो लेफ्ट टू राइट डायगनली वो जो स्कैन कर रहा है यहाँ से यहाँ पे ही स्कैन कर रहा है, दिख रहा है ना आपको, एक ही लाइन यहाँ पे है। सो मतलब हम लोग के पास सबसे पहले तो वर्टिकल रिट्रेस जो है वो लिमिटेड है, हॉरिजॉन्टल स्कैनर्स अगेन लिमिटेड है। तो जब आप अगर इमेज को स्कैन करने की ट्राई कर रहे हो ना, तो क्या हो रहा है बीच बीच में का कोई ना कोई पार्ट जो है वो मिस हो रहा है। जैसे यहाँ पे अगर ये ए बनाने का ट्राई हो रहा है, सो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वो ए के बीच में कहीं ना कहीं गैप आ रहा है, सो दैट मीन्स कि आपका इमेज का क्लैरिटी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। सो ये जो है ना, ये हम लोग का रास्टर स्कैन का ये प्रॉब्लम है। कैसे वर्क करता है मैंने बता दिया आपको, और रिजोल्यूशन इसमें कम रहता है, ये भी आप इसके थ्रू याद रख सकते हो, दैट इज अ रास्टर स्कैन। ठीक है, ये इसको रास्टर स्कैन बोलते हैं आप। रैंडम स्कैन मतलब वेक्टर स्कैन, जहाँ पे आपके इमेज क्लैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, और वो डायरेक्टली स्क्रीन के वही पार्ट पे फोकस करता है, वही पार्ट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है जहाँ पे आपको कोई इमेज या कोई शेप एक ड्रॉ करना है। सो मतलब जो वेक्टर स्कैन है या जिसको हम लोग रैंडम स्कैन बोलते हैं, याद रखो दोनों आर से चालू हो रहे हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस है। वेक्टर स्कैन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रैंडम स्कैन। तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपका जो प्रोसेसिंग जो है वो थोड़ा फास्ट होता है, क्लैरिटी हाई रिजोल्यूशन HD इमेजेस होते हैं उसमें। और जब अगर हम लोग रास्टर स्कैन की अगर बात करते हैं तो रास्टर स्कैन के अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट एक ही साइड पे स्कैनिंग हो रहा है, और जब वो स्कैनिंग हम लोग करते हैं और वापस लेफ्ट टू राइट जाने के बाद में जब वापस हम लोग अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आके वापस स्कैनिंग चालू करते हैं, तो उतने में आप जो इमेज स्कैन कर रहे हैं उसका थोड़ा पार्ट कहीं ना कहीं जो है वो स्किप हो जाता है, मिस हो जाता है, और उसके बाद का पार्ट आप स्कैन करते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आपको इमेज में अगर देखोगे जूम करके तो नहीं मिलेगा, जो आपको वेक्टर स्कैन में मिलता है। सो पिक्चर डेफिनेशन क्या होगा वो यहाँ पे दिया है। पिक्चर डेफिनेशन इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी एरिया, जिसको हम लोग रिफ्रेश बफर बोलेंगे, मतलब एग्जैक्टली कौन से पिक्सल्स का वैल्यू चेंज करना है वो यहाँ पे होगा। नाउ सेकेंड थिंग, वेक्टर स्कैन में इमेज अगर पूरे स्क्रीन में अगर कोई एक स्पेसिफिक लोकेशंस के ऊपर ही शेप अगर ड्रॉ करना है तो वही स्पेसिफिक स्क्रीन के पार्ट के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। रास्टर स्कैन में क्या होता है, आपको चाहे कोई एक ही पार्ट पे अगर कुछ ड्रॉ करना रहेगा स्क्रीन के, बट स्टिल पूरा स्क्रीन जो है वो स्कैन होगा, ये प्रॉब्लम होता है। इसके लिए रास्टर स्कैन टेक्स मोर टाइम। तो आपने जो जो पिक्सल वैल्यूज यहाँ पे चेंज करने, जैसे यहाँ पे देखो ये डायग्राम में हम लोगों को दिख रहा है ये ए बनाना है, यहाँ पे ये ए बनाना है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये ए बनाना है। सो वो ए बनाने के लिए जो जो पिक्सल्स वैल्यू चेंज करना है उसका पूरा वैल्यू, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन कि कौन से लाइन के कौन से पिक्सल्स को आपको चेंज करना है, उसका पूरा डिटेलिंग कहाँ पे होगा, फ्रेम बफर या जिसको हम लोग रिफ्रेश बफर बोलते हैं वो। दिस मेमोरी एरिया होल्ड्स सेट ऑफ इंटेंसिटी वैल्यूज ऑफ ऑल स्क्रीन पॉइंट्स। स्टोर्ड इंटेंसिटी वैल्यूज आर रिट्रीव्ड फ्रॉम द रिफ्रेश बफर, कि कहाँ पे क्या चीज पेंट करना है, और वही पार्ट वहाँ पे वही लाइन ऑफ रोज जो है वो वहाँ पे पेंट होंगे। ठीक है, पिक्सल्स क्या होते हैं ये हम लोग को ऑलरेडी पता है, पॉइंट एलिमेंट्स या पिक्चर एलिमेंट्स बोलेंगे, छोटे से जो पॉइंट्स रहते हैं। नाउ ये आपको कहाँ पे हेल्प करता है, होम टेलीविजन पे, प्रिंटर्स पे आपको हेल्प करता है। तो हम लोग के नॉर्मल जो टीवी है उस पर हमेशा क्लैरिटी उतना ज़्यादा नहीं रहता है। आप देखो कभी कभी पुराने हम लोग जो मैच देखते थे तो वो टाइम पे जो हम लोग के पास टीवी हुआ करते थे वो बहुत ऐसे ही होते थे जिसपे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिलता था। कभी कभी तो कौन खेल रहा है उसका फेस भी क्लियरली विजिबल नहीं रहता था जब तक वो क्रिकेटर का नाम हम लोग नीचे ना देख ले। सो इतना, उसके बाद में अभी के भी जो हम लोग टीवी देखते हैं नॉर्मली, नॉर्मल चैनल्स, नॉट HD चैनल्स, उस पर भी कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी का थोड़ा इश्यू, थोड़ा प्रॉब्लम आता है, लेकिन उतना नहीं आता जितना पहले आता था। और HD में नंबर ऑफ स्कैनर्स बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, तो हर एक डिटेल, स्मॉल माइन्यूट इन्फॉर्मेशन भी बहुत इजीली वहाँ पे कैच हो जाता है, तो ये आपका बेनिफिट होता है उसका। ठीक है, नाउ उसके आगे क्या बोला, इन अ सिंपल ब्लैक एंड वाइट सिस्टम ईच स्क्रीन पॉइंट इज आइदर ऑन या ऑफ। मतलब कलर में क्या होता है कि हर एक जो पॉइंट, हर एक पिक्सल जो आपको स्क्रीन पे हाईलाइट करना है ना, वो हर एक पिक्सल्स का आपको वहाँ पे कलर वैल्यू भी ढूंढना पड़ेगा, उसके हिसाब से कलर वैल्यू वहाँ पे सेट होगा,
वो पिक्सल्स के ऊपर आपका अलग से प्रोसेसिंग होगा। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट जो पिक्चर्स हम लोग पहले देखते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो आते थे, उसमें क्या होता था, हर एक जो पिक्सल वैल्यू है स्क्रीन के ऊपर, उसको या तो आपको ऑन करना है या ऑफ करना है, मतलब उसका वैल्यू 1 होगा या 0 होगा, उसके हिसाब से उसका कलर व्हाइट या ब्लैक हो जाएगा, सिंपल। तो उस पर आपको जब अगर कोई पिक्चर अगर डिस्प्ले करना था तो वो और सिंपल और उतना बेटर होता था। सो ओनली 1 बिट per pixel is needed to control the intensity of the screen position, nothing more than that. So bit value 1 indicates that electronic beam is turned on at that position, and bit value 0 मतलब electronic beam वहाँ पे hit नहीं किया है, बराबर है, तो उसका स्क्रीन वैल्यू जो है वो वाइट ही रहेगा, ब्लैक नहीं होगा। उसके बाद 24 बिट पिक्सल्स आ गए, जिसको हम लोग हाई क्वालिटी सिस्टम्स बोलते हैं, विच कैन रिक्वायर several megabytes of storage from frame buffer depending on the resolution of the system. So आपको थोड़ा अच्छे रिजोल्यूशन वाले इमेजेस जो है वो यहाँ पे आ गए। उसके बाद में हम लोग के पास 24 बिट कलर्स अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन रिजोल्यूशन आपको 1024 का मिलता है, जिसके ऊपर 3 मेगाबाइट्स 3 MB स्टोरेज आर रिक्वायर्ड ऑन फ्रेम बफर। 3 MB का सिर्फ स्टोरेज रिक्वायर्ड रहेगा कि हर एक जैसे अगर मुझे पर सेकेंड अगर 30 फ्रेम्स अगर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने हैं, सो हर एक फ्रेम के लिए मिनिमम 3 MB स्टोरेज स्पेस इज रिक्वायर्ड ऑन फ्रेम बफर, ठीक है, ये स्पीड पे काम कर रहा है वो। बिटमैप इमेजेस बहुत सिंपल है, ब्लैक एंड व्हाइट आपके सिस्टम्स रहते हैं, 1 बिट पर पिक्सल होगा। देन पिक्स मैप होता है, मल्टीपल बिट्स पर पिक्सल होंगे, ठीक है, फ्रेम बफर में आप रेफर कर सकते हो। उसके बाद उसका रिफ्रेश रेट क्या होगा, 60 to 80 फ्रेम्स होगा पर सेकेंड्स। अगर इसको हम लोग साइकिल वाइज देखेंगे तो साइकिल्स पर सेकेंड्स कितने रहेंगे, उसको हम लोग हर्ट्ज में कैलकुलेट करते हैं। सो सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ 60 फ्रेम्स पर सेकेंड है, मतलब 60 इमेजेस पर सेकेंड स्विच होंगे, ठीक है। आप जैसे जिफ इमेज देखते हैं तो जिफ इमेज में क्या रहता है, कलेक्शन ऑफ इमेजेस को हम लोग एक साथ कलेक्ट करते हैं ना, सो आपको मूविंग इफेक्ट मिलता है। आजकल हम लोग के बहुत सारे जो मोबाइल्स आते हैं, जैसे आईफोन में भी आपने देखा रहेगा कि आप एक इमेज को डायरेक्टली जिफ इमेज बना सकते हैं, एक छोटा सा वीडियो बना सकते हैं, तो क्या होगा, उसके सेट ऑफ स्टार्टिंग के जो इमेजेस है उसके कॉपीज बनेंगे और वो फिर आपको वहाँ पे विजिबल होंगे। जैसे आप देखो कि अगर यूट्यूब पे आप लोग जाते हैं तो माउस ओवर इवेंट आपको मिलता है, तो आप उसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो वो जो वीडियो है ना उसके सर्टन जो फोटोज रहेंगे ना वो बीच बीच में आपको दिखेंगे, तो एग्जैक्टली आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये वीडियो में क्या क्या हो सकता है। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिफ्रेश रेट, और क्या होगा इसका 60 फ्रेम्स पर सेकेंड रहेगा, मतलब 60 साइकिल पर सेकेंड, या उसका स्पीड क्या होगा 60 हर्ट्ज का रहेगा, मतलब द स्पीड विच इज रिक्वायर्ड बाय CPU टू प्रोसेस सच थिंग्स। तो 60 हर्ट्ज का अगर अलग से उसको स्पीड अगर मिला है तो ही वो 60 फ्रेम्स पर सेकेंड स्विच कर पाएगा। अगर ये 60 हर्ट्ज का नहीं होगा तो यहाँ पे 60 फ्रेम्स भी स्विच नहीं हो पाएंगे, बराबर है, क्योंकि प्रोसेस कौन करेगा, CPU आपका प्रोसेस करेगा, राइट। हॉरिजॉन्टल रीट्रेस में क्या बोला है, रिटर्न्स टू लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन आफ्टर रिफ्रेशिंग ईच स्कैन लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रीट्रेस। यहाँ पे देखो हम लोगों ने ऊपर देखा था ना, हॉरिजॉन्टल रीट्रेस क्या था, लेफ्ट टू राइट जो लाइंस जा रहे थे, देन यहाँ से उठा के वापस वो ड्रैग करके उसको ओरिजिनल पोजीशन पे ला रहा था। तो ये जो रेड डॉटेड लाइन जो है वो क्या बोल रहा है, राइट से उठा के आपका जो स्कैनर है उसके हेडर को वापस स्टार्ट पॉइंट पे लाओ, जहाँ से वो वापस अपना स्कैनिंग चालू करेगा, ये पॉइंट ऑफ लाइट से, ठीक है। सो आप यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल रीट्रेस बोला है, वर्टिकल डायगनली करता है, ये तो हम लोगों ने देखा। कहाँ पे यूज होगा, टीवी सेट्स में मेनली यूज होता है, रास्टर स्कैन। इंटरलेसिंग क्या रहेगा, स्कैन लाइंस इन दिस वे अलाउज टू सी। इंटरलेसिंग का मतलब क्या होगा, इंटरलेसिंग ऑफ द स्कैन लाइन इन दिस वे अलाउज टू सी द एंटायर स्क्रीन डिस्प्लेड इन 1/2 द टाइम इट वुड हैव टेकन टू स्विप अक्रॉस ऑल द लाइंस एट वंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इंटरलेसिंग हो गया, मतलब मैं बोलूंगा कि अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जैसे वी हैव 2 स्कैनर्स, सपोज यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जब अगर हम लोग कुछ स्कैन कर रहे हैं तो स्कैनिंग में प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि एक लाइन स्कैन करने के बाद में जब मैं दूसरे लाइन पे आ रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मिस हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा स्क्रीन का रिजोल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, बराबर है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एक लाइन स्कैन हो गया, उसके बाद सेकेंड लाइन पे आते आते क्या हो गया, वो लाइन का कुछ ना कुछ डेटा जो है वो मिस हो गया। तो अब मैं क्या बोलूँगा, मैं ये लाइन्स को लेबल कर दूंगा, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दैट।
और उसमें से अब मैं क्या बोलूँगा कि जो ऑड लाइंस जो है वो एक स्कैनर स्कैन करेगा, इवन लाइंस दूसरा स्कैनर स्कैन करेगा। तो उससे क्या होगा, जब मेरे फर्स्ट स्कैनर ने ये इवन लाइन स्कैन किया तो ये कंप्लीट होने के बाद में मेरा ऑड वाला जो स्कैनर है वो क्या करेगा, लाइन नंबर 2 स्कैन करना चालू करेगा, है ना। तो जब तक ये वापस खुद को ड्रैग करके यहाँ पे लाएगा लाइन नंबर 3 पे, तो हम लोगों का जो डेटा मिस हो रहा था ना वो यहाँ पे डेटा मिस नहीं होगा, उसको हम लोग बचा लेंगे। सो वी रिक्वायर 2 स्कैनर्स, एक जो लाइन नंबर 135 से 13579 इसको स्कैन करेगा और दूसरा किसको स्कैन करेगा, 2468, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ पे हम लोगों ने इंटरलेसिंग अप्लाई किया है, मतलब वी हैव मल्टीपल थिंग्स जो अलग अलग, पिंक वाले अलग स्कैन हो रहे हैं, ब्लू वाले अलग स्कैन हो रहे हैं। देखो एक पिंक लाइन है, एक ब्लू लाइन है, एक पिंक लाइन है, एक ब्लू लाइन है, ठीक है। सो ये पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं। सो इंटरलेसिंग लाइन ऑन अ रास्टर डिस्प्ले, फर्स्ट ऑल पॉइंट्स ऑन द इवन नंबर जो है वो स्कैन हो जाएंगे एंड देन ऑल पॉइंट्स अलोंग द ऑड नंबर जो है वो डैश लाइंस आर डिस्प्लेड। सो ये पैटर्न हम लोग फॉलो कर सकते हैं। रास्टराइजेशन बहुत सिंपल है। रास्टराइजेशन क्या होगा, हम लोग के पास जो लाइंस है और वो जो पिक्सल से पास हो रहे हैं ना वो सारे पिक्सल्स को हम लोग यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, इसको रास्टराइजेशन बोलते हैं। सो अगर लाइन ए बी पॉइंट पे अगर कनेक्ट हो रहा है तो अगर आप देखेंगे वो लाइन ए जो है ये फर्स्ट 3 पिक्सल्स के थ्रू होके जा रहा है, भले वो पिक्सल्स को पूरा ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, कोई पिक्सल्स के यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लाइन है ये फर्स्ट जो पिक्सल है ना उसके ऊपर से जा रहा है, कहीं पे उसके नीचे से जा रहा है, कहीं पे उसके सेंटर से जा रहा है, कहीं पे उसको खाली वो थोड़ा सा टच कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने ये 3 लाइंस जो है वो कनेक्ट किए, ये थ्री पिक्सल्स जो है उसने यूज़ किए। तो रास्टराइजेशन में हम लोग बताते हैं एग्जैक्टली आपके जो लाइंस है वो कौन से स्पेसिफिक पिक्सल्स को पूरा कनेक्ट होके जा रहे हैं, है ना। दैट इज व्हाट वी मीन बाय रास्टराइजेशन। सो यहाँ पे आपको रास्टराइजेशन में 2 कंसेप्ट बोले हुए हैं कि कौन से पिक्सल्स हम लोग यूज़ करेंगे, और इसके लिए अभी हम लोग एल्गोरिदम यूज़ करते हैं बिकॉज रास्टराइजेशन में क्या होता है वो पूरे पिक्सल्स कवर हो रहे हैं, लेकिन हम लोग को पूरे पिक्सल्स कवर नहीं करने हैं। आपको जो लाइन ड्रॉ करना है उसके लिए आपको ये पिक्सल्स का खाली अपर लोअर पार्ट या जहाँ से लाइन पास हो रहे उतने ही पार्ट को सिर्फ हाईलाइट करना है। तो वो कैसे करेंगे वो अभी हम लोग यहाँ पे रास्टराइजेशन में सीखते हैं, ठीक है। I want you to just have a look at this video, एक छोटा सा वीडियो है। सो जो भी कुछ हम लोगों ने सीखा है वो आपको क्लियरली समझ में आएगा, ओके ध्यान से देखना। In this video, we are discussing random scan display. So in the random scan, that is the vector scan technique, the electron beam is directed only to that part of the screen where the picture is to be drawn rather than scanning the left to right, top to bottom of the whole screen, which you did in our raster scan. So that is the basic difference between this vector scan and this raster scan. In case of raster scan, we traced all the area of the screen horizontally and also we are having the vertical retrace. But in case of vector scan, in this particular technique, which electron beam will be directed only for that part of the screen where the picture is going to be drawn. So it is also called vector display, stroke writing display or calligraphic display. So here you can find this one. So where this particular line is going to get drawn, so accordingly this electron beam is moving accordingly. So in this way it is drawing one triangle. So picture definition is stored as a set of line drawing commands in an area of memory referred to as the refresh display file. To display a specified picture, the system cycles through the set of commands in the display file, drawing each component line in turn. And after all the line drawing commands are processed, the system cycles back to the first line command in the list so that the image can be redrawn. So here we are having a set of commands and all those commands will be executed by drawing those commands. Executing those commands means we are drawing the respective diagrams accordingly.
So random scan displays are designed to draw all component lines of a picture 30 to 60 times each second. So in this way, we are having a set of commands, and those commands will be executed. So the picture will be drawn once, and then it will go on repeating executing of those commands, and it will be done 30 to 60 times for each second. So here we have discussed what is a random scan display. If I don't want to make a video like this of myself, I can just make a really cute one. एंड नेक्स्ट जो एक हम लोग देखेंगे वो रास्टर स्कैन वाला है. In this session, we are discussing raster scan displays. So, what is a raster scan display? This type of displays basically employs a cathode ray tube. In short, it will be called as CRT or liquid crystal display (LCD) panel for the display operation. The viewing surface of a CRT is coated with a layer of arrayed phosphor dots. So here we are having a layer of arrayed. Arrayed means they will be arranged in a certain fashion. Dots. At the back of the CRT, a set of electron guns, also known as the cathode, which produce controlled stream of electron flow. So at the back of the CRT, there will be some guns from which the electrons will be emitted. The phosphor dots glow when struck by the high energy electrons. So whatever the phosphor dots are there at the back side of the screen, they will glow when the electron beam will be hitting on them. To produce a picture on the screen, these directed electron beams start at the top of the screen and scan rapidly from left to right and along the row of the phosphor dots. At the end of the line, it moves to the leftmost dot of the next line. Here you can find this one. So here it will start doing the scanning from this upper left top corner. So now in this way it will scan. Then it will come back to the first dot of the next line in this way, and again it will start continuing from left to right. So in this way the respective scanning will be done, and this is known as horizontal retrace, and this is known as the vertical retrace we are having. So at the last it will go to the corner, left top corner, and then the process will be repeated back again. So it has been mentioned here in this text. Thus it covers the entire screen and starts scanning again after completing each line. When moves to the next line is called the horizontal retrace, and scanning each line when the beam reaches at the right bottom corner, that means here, it is actually dealing with here. So now when the beam reaches at the right bottom corner here, when the beam reaches at the top, at the right bottom corner, it moves to the starting point to scan the screen again and again. So as I told you earlier, it will come back to this point, and this is known as vertical retrace. So this is a horizontal retrace. These lines, whatever you have shown in the dotted form, and this is a vertical retrace, and it has been shown also in the dotted line. When it moves to the first line, it is called the vertical retrace. For the both horizontal and vertical retrace, the electron emission is stopped. So in that case, no electron emission will be there, so there will be no phosphor will glow for that movement. So electron guns are controlled by the video card attached in the circuit. All this happen extremely quickly, and the entire screen is drawn in a fraction of say 1/60th of the second. So in this way, this raster scan display produces images on the computer display. Thanks for watching this video. Okay, so as we have discussed in 2 videos, जो आज हम लोगों ने देखा वो सेम चीज़ वहाँ पे है. सो आज मैं यहाँ तक ही रख रहा हूँ, कोई नए टॉपिक दूसरे नहीं बता रहा हूँ. नेक्स्ट टाइम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग.